हेलो एवरीवन। आज अब हम लोग अपने वेव ऑप्टिक्स के डीपीपी नंबर 1 पे से स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ टू वेव इज 9:1। ठीक, दे आर प्रोड्यूसिंग इंटरफेरेंस, द रेशियो ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमम इंटेंसिटी विल बी। तो आपको मालूम है कि मेरे पास कैसा है, ये बोल रहा है कि दो वेव्स हैं जिनकी इंटेंसिटीज मतलब अलग अलग वैल्यूएशन है। मतलब इंटेंसिटी का जो रेशियो है उनका I1/I2 का जो वैल्यूएशन है वो 9/1 है। और ये बोल रहा है कि इंटरफेरेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिससे मुझे क्या बताना है, रेशियो ऑफ आई मैक्सिमा अपॉन आई मिनिमा का रेशियो बताना है। किसका? आई मैक्स अपॉन ऑफ आई मिनिमा। ठीक, तो आपको मालूम है कि इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा जब मिलती है जब आपके पास फेज डिफरेंस ऑफ 0 डिग्री हो, और इसमें ये वैल्यूएशन होती है I1 प्लस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ I2 और होल का स्क्वायर रूट। सिमिलर ऑफ आई मिनिमा के लिए भी होता है, जिसकी वैल्यूएशन ऑफ कितनी होती है हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ I1 माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ I2 का स्क्वायर। अब देखिए आपके पास क्वेश्चन में I1 बाय ऑफ I2 की वैल्यू पूछा, क्वेश्चन के में जो वैल्यूएशन गिवन है वो I1 बाय ऑफ I2 का रेशियो गिवन है। तो अगर मैं यहाँ पर से इसकी वैल्यूएशन को सॉल्व करूँ तो मैं सिंपल से एक काम करता हूँ कि स्क्वायर रूट ऑफ I2 कॉमन ले लेता हूँ। तो अगर मैं स्क्वायर रूट ऑफ I2 कॉमन ले लिया तो मेरे पास यहाँ पर से जब बाहर आएगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा, और ये सिंपल सी वैल्यूएशन ऑफ कितनी हो जाएगी, I1 बाय ऑफ I2 प्लस ऑफ 1। और सिमिलर ऑफ वे में अगर मैं यहाँ से आई स्क्वायर रूट ऑफ I2 ऑफ बाहर लिया और ये इसका स्क्वायर है, तो यहाँ पर से कितना हो जाएगा, I1 बाय ऑफ कौन सा हो जाएगा, I2 माइनस ऑफ 1। ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो गए। तो सिमिलर ऑफ वे में कहा जाए कि I1 बाय ऑफ I2 की वैल्यू ऑफ कितनी हो गई मेरे पास, 9 बाय ऑफ 1 प्लस ऑफ 1। और डिनोमिनेटर में इधर कितना हो जाएगा मेरे पास, स्क्वायर रूट 9 बाय ऑफ 1 माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर। ठीक, सिमिलर ऑफ वे में 9 स्क्वायर रूट ऑफ 9 बाय ऑफ 1 की वैल्यू जो होगी वो 3 प्लस ऑफ 1 कितनी हो जाएगी, 4। और डिनोमिनेटर में भी कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 3 माइनस ऑफ 1 कितना हो जाएगा हमारे पास, ये अगर आप देखो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 3 हो जाएगा, 3 माइनस ऑफ 1 2 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। और ये दोनों टर्म्स का हम लोग कैसा स्क्वायर लेते हुए चलते हैं। ठीक है, कितना हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, ये 2 हो गया, 2 का स्क्वायर ऑफ कितना हो गया, 4। ठीक, तो ये 4 रेशियो ऑफ 1 हो जाएगा किसकी वैल्यू, आई मैक्स अपॉन आई मीन की वैल्यू का रेशियो। ठीक, तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ऑफ फर्स्ट हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट है फर्स्ट का, वो कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन के लिए देखें तो इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा, फोर डिफरेंट इंडिपेंडेंट वेव्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, मेरे पास कैसा, y1 इज इक्वल टू a1 sin ओमेगा t, y2 इज इक्वल टू a2 sin ओमेगा t, y3 इज इक्वल टू a3 sin ओमेगा t, y4 इज इक्वल टू a4 sin ओमेगा t प्लस पाई बाई 3, विच with which to have interference is possible, फर्स्ट थर्ड फर्स्ट फोर्थ, और इसी तरह से थर्ड फोर्थ इनसफिशिएंट डाटा। तो एक्चुअल में मैं अगर बात करूं तो मेरे पास क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये कैसे इंडिपेंडेंट सोर्स है। ठीक है, मतलब अगर इंडिपेंडेंट ऑफ सोर्सेस है तो मुझे कभी भी यहाँ पर क्या नहीं मिलेगा, इंटरफेरेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि इंटरफेरेंस के लिए कौन सा सोर्स होना चाहिए, कोहेरेंट सोर्स होना चाहिए। और ये कोहेरेंट सोर्स नहीं है तो अभी हम ये बता नहीं सकते कि क्या होगा और कैसा होगा। ठीक है, तो सेकंड का कैसा है, डाटा सफिशिएंट नहीं। ठीक है, तो सेकंड का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, ए रे ऑफ लाइट इंटेंसिटी आई, इसको थोड़ा जूम कर लेता हूं मैं पहले, आपको पढ़ने में आसानी हो जाए। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए रे ऑफ लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई is incident on a parallel glass slab at a point A as shown in figure. It undergoes partial reflection and partial reflection and refraction
At each reflection, 25% of incident energy is reflected. The ray AB and A dash B dash undergo interference. The ratio I max I mean. तो मेरे पास कितना ऑफ आई मैक्स और आई मीन की वैल्यू होगी, सिंपल से ये बता। ठीक है, चलो तो देखना स्टार्ट करते हैं कितना होगा और कितना हमारे पास नहीं होगा। तो अगर मैं सिंपल सा पूछूं क्वेश्चंस पे कि अगर मेरे पास लाइट यहाँ से आई, तो इस पोर्शन पे पहुंचते ही इस लाइट का मेरे पास कितना परसेंट मूव हो जाएगा, इस पोर्शन पे AB में पहुंचते ही 75% इधर चला जाएगा और 25% इधर चल जाएगा, मतलब 1/4 पोर्शन ऑफ इस साइड आ जाएगा और रिमेनिंग ऑफ 3I/4 इस साइड आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर से C से फिर से रिफ्लेक्ट होगा और इसका 1/4 पोर्शन होगा, तो मतलब 3I/4 का 1/4 पोर्शन इस साइड आ जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ तक पहुंचेगा, तो ये मतलब कितना हो जाएगा, 3I/16 हो जाएगा। और जैसे ही A डैश B डैश तक पहुंचने की बात आएगी, कौन सी आएगी, ए डैश बी डैश तक पहुंचने की याद आएगी, तो जब यहाँ पे ये 3I/4 हुआ है, तो यहाँ पर भी तो ये रिफ्लेक्ट होगा और रिफ्लेक्ट होने के बाद 3I/16 का 1/4 पोर्शन इधर आ जाएगा और 3I/16 का ये मेरे पास किसके लिए, 3I/16 का यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3I/16 का कौन सा पोर्शन बचेगा, 3/4 पोर्शन बचेगा। ठीक, तो यहां से समझ में आया कि 9I/64 रिफ्लेक्ट हो। ठीक, 64 ही होगा। हाँ, तो मेरे पास AB की जो इंटेंसिटी आई है वो कितनी है, मतलब अगर मैं इसे I1 कहूं तो ये मेरे पास किसकी, I की 1/4 आई। और एक कौन सी मेरे पास, A डैश B डैश, जिसकी वैल्यूएशन ऑफ मेरे पास जो आई है I2 की वैल्यू वो कितनी आई है, 9I/64। इस तरह से दो वैल्यूएशन आई। अब मुझे क्या पूछा, आई मैक्स अपॉन आई मीन का रेशियो पूछा है। तो आई मैक्स की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, यहाँ पर से अगर देखें तो स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो जाएगा, अगर ये देखा जाए तो ये हम लोग लिखते हैं I1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर, और आई मीन की जो वैल्यू लिखते हैं वो हमारे पास कितना होता है, स्क्वायर रूट ऑफ I1 माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ I2 का स्क्वायर। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर रूट ऑफ I1 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी हमारे पास, यहाँ से I/4 प्लस अगले स्टेप पे भी कितना हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पर से अगर देखा जाए तो रेशियो ही तो फाइंड करने के लिए बोला है। ठीक है, मैं यहाँ से एक सिंपल सा काम करता हूँ कि I2 की वैल्यू को कॉमन ले लेता हूँ, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन पे किए थे। तो स्क्वायर रूट ऑफ I2 की वैल्यू को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो मेरे पास ये बचेगा कितना, स्क्वायर रूट ऑफ I1 बाय ऑफ I2 प्लस ऑफ कितना, 1 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ I2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ I1 बाय ऑफ I2 माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर। ये टर्म और ये टर्म कैंसिल। तो अगर मैं यहाँ पर से I1 बाई ऑफ I2 की वैल्यू फाइंड किया, I1 बाई ऑफ I2 की वैल्यू फाइंड किया, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, देखिए I बाई ऑफ 4 अपॉन 9I बाई ऑफ 64। जहां पर से कितना हो गया, आई तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 64 अपॉन 9 इंटू ऑफ कितना हो जाएगा 4, और ये भी कैंसिल आउट हुआ तो ये 16 हुआ, तो ये 16 बाई ऑफ कौन सा हो गया, 9। ये कितना हो गया, आई मैक्स अपॉन ऑफ आई मीन इज इक्वल टू ऑफ कितना हो जाएगा मेरे पास, स्क्वायर रूट ऑफ I1 प्लस ऑफ I2 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 16/9 प्लस ऑफ 1 का होल स्क्वायर, और अगले स्टेप में कितना हो जाएगा, 16/9 माइनस ऑफ 1 का होल स्क्वायर। ये कितना हो गया, 4/3 प्लस ऑफ 1 का स्क्वायर, और नेक्स्ट स्टेप में कितना हो जाएगा, 4/3 माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर। तो जहां पर से कितना हुआ, 7 का स्क्वायर ऑफ कितना हो जाएगा, 49, और ये कितना हो जाएगा 1। तो आई मैक्स अपॉन आई मीन का जो रेशियो होगा मिनिमम का वो 49/1। तो थर्ड का जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, इन द एडजेसेंट डायग्राम सीपी रिप्रेजेंटेड ए वेव फ्रंट। सीपी क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेव फ्रंट को, एंड एओ एंड एओ एंड बीपी the corresponding two rays, find the condition on theta for the constructive interference at P between the ray BP and reflected ray OP के बीच में। ठीक है, ऐसा है कि मतलब पॉइंट ऑफ पी पे मुझे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलना चाहिए, जबकि जो सी पी है ये एक सेम ऑफ वेव फ्रंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब एक वेव, दो वेव्स इधर से चल रही हैं सेम वेव फ्रंट की, एक सी ए है और एक बीपी है, लेकिन सी ए आगे जाके रिफ्लेक्ट होकर वापस से पी पॉइंट पे आ रही है, तो एक इंटरफेरेंस वो बना रही है। तो जिसके कारण मुझे ये बताना है कि यहाँ पे जो मेरे पास इंटरफेरेंस है वो कंस्ट्रक्टिव कब कब बनेगा, क्योंकि आपको ये मालूम है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आपके पास कितना होना चाहिए, एन लेमडा होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि ये पाथ ट्रेवल कितना किया। जब ये यहाँ पे पहुंचा तो ये पूरे पाथ को ट्रेवल करता हुआ आया होगा या नहीं आया होगा। ठीक, तो अगर इस पूरे पाथ की वैल्यूएशन को मैं कवर करते हुए चलूं, तो मुझे यहाँ से देखने के लिए ये मिलेगा कि अगर मैं इस लाइन को देखा, इस लाइन को, तो अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा मेरे पास, थीटा ही होगा। अगर ये डी है तो मुझे किसकी वैल्यूएशन चाहिए, क्यू पी की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए, सॉरी ओपी की वैल्यू चाहिए। तो ओपी और मुझे वैल्यूएशन किसकी मालूम है, पी आर की, पी आर। तो ये मेरे पास कैसा हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया और ये कौन सा हो गया, बेस हो गया। ठीक, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस का जो रेशियो होगा वो मेरे पास किसके इक्वल होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस सेक थीटा के इक्वल होता है। मुझे ओपी की वैल्यू चाहिए और पीआर की वैल्यू डी हो गया, तो ये कौन सा हो गया, डी सेक थीटा। तो ओपी की वैल्यू डी सेक थीटा हो गई, तो ये मेरे पास वैल्यूएशन, ये लेंथ डी सेक थीटा हो गई। अब मुझे सिमिलर हो, अगर पाथ डिफरेंस फाइंड करना है तो मुझे ये लेंथ भी तो फाइंड करनी पड़ेगी ना। तो सीओ की लेंथ कितनी हो जाएगी, अगर आप देखो यहाँ पर से ट्रायंगल ऑफ किससे, सीओपी से, तो आपके पास ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस पे जो रेशियो दिखाएगा, सॉरी परपेंडिकुलर नहीं, ये बेस है, परपेंडिकुलर तो ये इसके लिए। और ये कौन सा हो गया मेरे पास, ये ब्लू लाइन जो है ये टू थीटा के लिए मेरे पास कैसा है, ये टू थीटा के लिए मेरे पास कैसा है, ये बेस है और ये कैसा है, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अगले स्टेप में सीओपी की वैल्यू की बात की जाए तो मेरे पास क्या होगा, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, सीपी, और सॉरी सीपी की वैल्यू हमारे पास थोड़ी है, हमारे पास तो सिर्फ बेस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सॉरी, किसकी वैल्यू है, सी ओ अपॉन ऑफ कौन सा, ओ पी इज इक्वल टू कितना, ये मेरे पास कितना हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया, जिसे हम कौन सा थीटा कहेंगे, कॉस थीटा कहेंगे। जहां से सी ओ की जो वैल्यू होगी वो ओपी कितना हो जाएगा मेरे पास, डी सेक थीटा, और होल्ड करो, ये कॉस थीटा नहीं होगा अब एक्चुअली। अब यहाँ पे जो थीटा आप कंसीडर करोगे वो ये पूरा थीटा होगा, मतलब कितना हो जाएगा, टू थीटा। तो ये कितना हो गया, कॉस टू थीटा। तो आपके पास जो सी ओ की वैल्यू है वो डी सेक थीटा इंटू कौन सा हो गया मेरे पास, कॉस टू थीटा हो गया। कंफर्म या नहीं है, तो ये वैल्यूएशन ऑफ आई मेरे पास सी ओ की है। ठीक है, तो अब अगर एक्चुअल में बात की जाए तो मेरे पास ये जो पार्ट डिफरेंस चलते हुए आएंगे, ये पार्ट डिफरेंस की वैल्यूएशन ऑफ कितनी होगी। ठीक है, तो देखो अगर आपके पास पार्ट डिफरेंस की वैल्यू है तो मैक्सिमम आपके पास एन लेमडा पे मिलेगा। तो अगर मेरे पास क्या बोला, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब जब मैं एन की वैल्यू ऑफ जीरो लूंगा तब सेंट्रल मैक्सिमा के आसपास मिलना चाहिए। तो डेल एक्स की वैल्यू ऑफ कितना हो जाएगा मेरे पास, जीरो। एन की वैल्यू ऑफ मैं कितना ले लेता हूँ, जीरो ऑफ कंसिडर कर लेता हूँ। ठीक, तो डेल एक्स की वैल्यू ऑफ कितनी हो जाएगी मुझे, सी ओ प्लस ओ कौन सा हो जाएगा, ओ पी। बट अभी भी रुको, आप यहाँ से यहाँ तक पहुंच तो गए ये पाथ की लेंथ,
लेकिन ड्यू टू ऑफ रिफ्लेक्शन विथ ऑफ सॉलिड सरफेस या डेंसर ऑफ मीडियम के कारण एक और पाथ ऑफ मेरे पास डिफरेंस आएगा, क्योंकि यहाँ पर से यहाँ पर तक कोलिजन के बाद जब मेरे पास स्ट्राइक होगा तो फेज डिफरेंस आएगा पाई का, मतलब फेज डिफरेंस पाई का, तो पाथ डिफरेंस किसका आ जाता है, लेमडा बाय 2 का। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आपको n की वैल्यू 1 भी लेनी हो तब भी आप यहाँ पे लिख सकते हो कि ये n लेमडा ऑफ होगा। तो अभी मैं यहाँ पे n लेमडा लिखा हुआ रहने देता हूँ, बाद में मैं इसे 0 या 1 कंसीडर कर लूंगा। ठीक, जहां से CO की वैल्यू जो है वो d सेक थीटा इंटू कॉस 2 थीटा प्लस ओपी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, d सेक थीटा, और ये मेरे पास कितना हो जाएगा, n लेमडा माइनस ऑफ लेमडा बाय ऑफ 2। तो मैं यहाँ से d सेक थीटा की वैल्यू को कॉमन लूंगा तो ये कितना हो जाएगा, cos 2 थीटा प्लस ऑफ 1 इज इक्वल टू, अगर मैं n की वैल्यू 1 ले लूंगा तो ये मेरे पास हर बार ऑड टर्म ही आएगा। आप जीरो से काउंटिंग करना स्टार्ट करो तो फर्स्ट ऑफ टर्म तो माइनस लेमडा बाय 2, नेक्स्ट ऑफ जब 1 लोगे n की वैल्यू आप, तो इसके पास आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 माइनस ऑफ 1 कितना हो जाएगा आपके पास, लेमडा बाय 2। तो मतलब एक्चुअल में हमेशा लेमडा बाय 2, 3 लेमडा बाय ऑफ 2, अगले ऑफ स्टेप में कौन सा, यही सीरीज चलते हुए चली जाएगी 5 लेमडा बाय 2। मेन इंपॉर्टेंट मुझे सेकंड साइड डी सेक थीटा। अब ये मेरे पास कितना हुआ, cos 2 थीटा को मैं कुछ ऐसा हैंडल करूं, क्योंकि यहाँ कहीं पर भी 2 थीटा का टर्म ही नहीं, तो cos 2 थीटा को मैं कुछ इस तरह से सॉल्व करूं जिससे 1 एलिमिनेट हो जाए। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1 प्लस ऑफ 1 इज इक्वल टू लेमडा बाय ऑफ 2। मैं इतना कंसीडर करके इसको छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसे कंसीडर ऑफ करके छोड़ दिया तो नेक्स्ट स्टेप में आप देखो 1 और 1 क्या हो गया, इसका कैंसिल आउट, ठीक है। तो अगले स्टेप पे आप जहां जाओगे तो आपको ये दिखेगा कि मेरे पास ये कितना हुआ। नेक्स्ट स्टेप पे अगर मैं जाऊं तो मुझे ये टर्म कुछ इस तरह से दिखना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, अब नेक्स्ट ऑफ टर्म में मुझे ये दिखेगा कितना, 2d सेक थीटा और कौन सा हुआ, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू लेमडा बाय 2। तो अब यहाँ से ये कितना हुआ, सेक थीटा, एक सेक थीटा और एक cos थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा कितना, cos थीटा इज इक्वल टू लेमडा बाय ऑफ 4d। ठीक, तो cos थीटा की जो वैल्यूएशन आएगी वो कितनी आ जाएगी, लेमडा बाय 4d। तो फोर्थ का जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चल फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन में हम लोग देखें तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है, फिगर हियर शो P and Q as two equally intense coherent source emitting radiation of wavelength 20 मीटर। ठीक, तो वेवलेंथ की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में मेंशन हो गई है कि 20 मीटर है। द सेपरेशन PQ इज 5 मीटर। यहाँ पे जो सेपरेशन की वैल्यू है या मतलब इन द सेंस ऑफ स्मॉल d की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास, 5 मीटर। and face of P is ahead of face of Q by 90 डिग्री, मतलब P की जो वैल्यूएशन है वो Q से 90 डिग्री ऑफ आगे है। ठीक, और क्वेश्चन के नेक्स्ट स्टेप में बोल रहा है A, B and C are three distant point of observation equidistant from the midpoint of PQ। ठीक, मतलब यहाँ से तीनों पॉइंट की डिस्टेंस सेम है, ए बी और सी की। ठीक है, और उसके बाद बोल रहा है द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन ए बी सी विल बियर द रेशियो, मतलब यहाँ पे ए बी सी की रेशियो की वैल्यू कितनी होगी। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज पी की वैल्यू आपके पास क्यू से 90 डिग्री आगे है, तो जहां पे ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि डी की जो वैल्यू 5 मीटर है, मतलब वेवलेंथ का 1/4 पोर्शन है, लेमडा बाय 4 है। तो अगर आपके पास पार्ट डिफरेंस लेमडा बाय 4 है तो फेज डिफरेंस ऑफ कितना हो जाएगा यहाँ पर से आपके पास, तो फेज डिफरेंस की जो वैल्यू होगी वो 2 पाई अपॉन ऑफ लेमडा
इंटू लेमडा बाई ऑफ 4 करोगे आप, लेमडा लेमडा कैंसिल, ये 2 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये पाई बाई ऑफ 2 हो जाएगा। तो एक्चुअल में ये दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पर से, अगर आप देखो तो आपके पास जो ये दोनों के बीच का फेज डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो अगर 90 डिग्री है मतलब ये 90 डिग्री आगे पहुंचता पी से, तब की कंडीशन में जब ये दोनों सेम सेम मतलब ये दोनों सोर्सेस सेम फेस में होते, बट ये बोल रहा है कि पी ऑलरेडी ऑफ 90 डिग्री है, बट Q जब यहाँ तक पहुंचेगा तब तक Q भी तो 90 डिग्री फेज डिफरेंस आ गया पोजीशंस के कारण। तो 90 और 90 कितना हो जाएगा, पहले ये 90 डिग्री आगे है और Q कैसा हो गया, फेज डिफरेंस के कारण 90 डिग्री को आगे हो गया। तो ए पॉइंट पे जो आपको फेज डिफरेंस मिलेगा वो फाई की वैल्यू जो होगी वो 0 डिग्री होगी। ठीक, अब दोनों की सेम इंटेंसिटी है तो इंटेंसिटी ऑफ की जो वैल्यूएशन आपको देखने को मिलेगी वो कितनी होगी, आई प्लस ऑफ आई प्लस ऑफ कितना लिखते हो आप, 2 स्क्वायर रूट ऑफ आई इंटू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ आई इंटू ऑफ कॉस 0। तो यहाँ से जो आई ए की वैल्यू हो जाएगी वो 2i प्लस ऑफ कितना हो जाएगा, 2i, और cos 0 की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 1, मतलब आई ए की जो वैल्यू है वो 4i हो जाएगी। सिमिलर ऑफ अगर बी पॉइंट के लिए देखें तो बी पॉइंट के लिए वैसा पार्ट डिफरेंस कुछ नहीं है, बट लीड ऑफ पी की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। तो मतलब पाई की वैल्यू ऑलरेडी पाई बाई ऑफ 2 होगी। तो आई बी की वैल्यू, क्योंकि मेरे पास यहाँ सोर्स में पी पहले ही लीड कर लिया, तो जहाँ पे पार्ट डिफरेंस ऑफ 0 होगा तो पी के लीड होने के कारण मेरे पास एक ऐसा हो जाएगा यहाँ पे कि मेरे पास फेज डिफरेंस आ ही आ जाएगा। आई बी की जो वैल्यू होगी वो आई प्लस ऑफ आई प्लस ऑफ 2 स्क्वायर रूट आई इंटू ऑफ कितना हो जाएगा, कॉस पाई बाई 2। cos पाई बाई 2 की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी मेरे पास, 0 डिग्री। तो मतलब IB की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 2i। सिमिलर ऑफ फॉर्मेट में अगर मैं सी पॉइंट के लिए देखा, इसके लिए देखना स्टार्ट किया, सी पॉइंट के लिए देखना स्टार्ट किया, तो सी पॉइंट में मुझे देखने पे क्या मिलेगा कि सी पॉइंट पे P पहले पहुंचेगा, बट Q में मेरे पास कैसा पार्ट डिफरेंस के कारण फेज डिफरेंस आएगा कितने का, पाई बाई 2 का, और ऊपर से P फर्स्टली ऑफ लीड कर रहा है मतलब एक एक्स्ट्रा पाई बाई 2 ऐड हो जाएगा, मतलब कितने का हो जाएगा फेज डिफरेंस, पाई का। तो सी पॉइंट के लिए अगर देखें तो पाई की वैल्यू जो होगी वो कितने का फेज डिफरेंस लेके चलेगी, पाई का। तो IB जो हो जाएगा, सॉरी IC जो हो जाएगा वो I प्लस ऑफ आई प्लस ऑफ 2 स्क्वायर रूट आई इंटू ऑफ कॉस ऑफ पाई हो गया। जहां से IC की जो वैल्यू हो जाएगी वो 2i प्लस ऑफ, ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 2i, और कॉस पाई की वैल्यू -1। जहां पर से हमें ये समझ में आया 2i माइनस ऑफ 2i, और ये टर्म्स कैंसिल हो जाएगा। तो IC की जो वैल्यू हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। मतलब जब मैं यहाँ पे दोनों के रेशियोज को देखूंगा तो A रेशियो, B रेशियो और C जो आएगा वो एक्चुअल में 4 रेशियो 2 रेशियो 0 होगा। और जब मैं 2 से यहाँ से कैंसिल आउट करते चलूंगा तो वो एक्चुअल में 2 रेशियो 1 रेशियो वो कितना हो जाएगा, 0। मतलब ऑप्शन नंबर जो करेक्ट हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चल फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन पे हम देखें तो इस क्वेश्चन पे हमें क्या बोल रहा है, 2 पॉइंट सोर्स x एंड y emit wave of the same frequency and speed, but y lags in phase behind of x by of 2 pi l रेडियन। मतलब मेरे पास अब ये जो y है वो लैग कर रहा है कितने फेज से, y lag in phase behind of x जो है वो 2 pi l है radian. If there is a maxima in the direction d, the distance xo using n as an integer is given by। तो मुझे एक चीज मालूम है कि अगर इस डायरेक्शन में मैक्सिमा है तो जो पार्ट डिफरेंस की वैल्यू वो हमेशा कितना होना चाहिए, n लेमडा।
तो पार्ट डिफरेंस कितना होगा, सबसे फर्स्ट हो मेरे पास जो एक्सओ है वो अपनी एक डिस्टेंस ट्रेवल कर गया एक्सओ, और तो और साथ में एक चीज और देखने को मिलेगी कि एक्सओ में से मुझे क्या सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, डी पॉइंट पे ऑफ है तो मुझे एक्सओ की डिस्टेंस पूछा है, एक्सओ में से एक मेरे पास एक्स लीड भी कर रहा है कितने ऑफ से, 2 पाई एल से, मतलब मेरे पास जो y है वो पीछे है x से कितना, 2 पाई एल। तो मेरे पास अगर पार्ट डिफरेंस मतलब मुझे क्या देखना हो, पार्ट डिफरेंस देखना हो और ये एंगल में 2 पाई एल रेडियन बोला, मतलब ये किसमें, फेस में है, तो पार्ट डिफरेंस फेस डिफरेंस को पार्ट डिफरेंस में कन्वर्ट करने के लिए लेमडा बाय ऑफ 2 पाई इनटू क्या यूज करते हो आप, फेस डिफरेंस। तो जहां पर से लेमडा बाय ऑफ 2 पाई इनटू 2 पाई इनटू कितना हुआ एल, और 2 पाई और 2 पाई कैंसिल आउट हो गए, लेमडा डॉट ऑफ कितना हो गया एल। तो एक्सो ऑफ मेरे पास जो ये पूरी पाथ ऑफ ट्रेवल कर रहा होगा और ये पार्ट ट्रेवल कर रहा होगा, तो वाई ऑलरेडी ऑफ कैसा है, लैग है। तो y की फॉर्मेशन से वैल्यू मुझे अगर फाइंड करनी हो कि मुझे एक्सओ की वैल्यू कितनी होगी, तो पहला तो मेरे पास पार्ट डिफरेंस ये आएगा, और ज्यादा एक्सओ से भी मैं एक एक्स्ट्रा अमाउंट सब्सट्रैक्ट कर लूंगा, कौन सा, 2 पाई एल, क्योंकि मुझे इतना ये लीड किया होगा पहले से एक्सओ, तो एक्सओ को ट्रेवल करने में जो भी डिस्टेंस चला होगा या जो भी पाथ लीड हुआ होगा माइनस जो पहले से लीड, उसको जब मैं सब्सट्रैक्ट करूं तो वो n लैम्डा के इक्वल होनी चाहिए। एक सिंपल सा फॉर्मेट, सॉरी 2 पाई एल नहीं, लैम्डा है, इसको मैं पार्ट डिफरेंस लिख दिया ना, ये कितना होना चाहिए, लैम्डा। तो एक्सओ की जो वैल्यू है वो n लैम्डा प्लस ऑफ लैम्डा डॉट ऑफ कौन सा हुआ मेरे पास, l हुआ। तो एक्सओ की वैल्यू जो है वो लेमडा को मैं अगर कॉमन ले लिया तो n प्लस ऑफ कौन सा हुआ, l हुआ। तो जो पार्ट डिफरेंस आएगा वो मेरे पास कितना हो जाएगा, लेमडा n प्लस ऑफ l। तो 6 का जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमें क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ऐसा बोल रहा है कि फॉलोइंग फिगर्स शो sources S1 and S2 that emit light of wavelength lambda. Following figures show sources S1 and S2 that emit light of wavelength lambda in all directions. The source are exactly in phase and are separated by a distance equal to 1.5 lambda. If we start at the incident, sorry, in the indicated, if we start at the indicated start point and travel along path first and second, the interference produce a maxima all sorry all along, ठीक। तो क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है कि दो सोर्सेस है, एक S2 है और एक S1 है और एक S2 है, दोनों एमिट करते हैं लाइट में, जिसमें से वेवलेंथ ऑफ मेरे पास जो है वो लैम्डा सभी डायरेक्शन, द सोर्स आर एग्जैक्टली इन फेज एंड आर सेपरेटेड बाय योर डिस्टेंस, मेरे पास जो स्मॉल d की वैल्यू है एक्चुअल में वो 1.5 लैम्डा है, मतलब एक्चुअल में 3/2 लैम्डा का सेपरेशन एक्चुअल में दोनों के बीच में ऐसा मेरे पास रखा हुआ, ठीक है। इफ वी स्टार्ट द इंडिकेटेड स्टार्ट फ्रॉम, कैसा है मेरे पास, स्टार्ट पॉइंट एंड ट्रेवल अलोंग पाथ 1 एंड 2, द इंटरफेरेंस प्रोड्यूस ए मैक्सिमा ऑल अलोंग, मतलब ये इंटरफेरेंस का इनका जो इंटरफेरेंस होगा वो मैक्सिमा हर जगह पे किस साइड फ्लो करेगा, फर्स्ट पाथ में, सेकंड पाथ में। तो अगर मैं सेकंड पाथ में देखा तो मुझे दोनों का पार्ट डिफरेंस दिखेगा, जो पार्ट डिफरेंस होगा एक्चुअल में दोनों के लिए वो मेरे पास कितना होना चाहिए, सिंपल सा, फॉर ऑफ मैक्सिमा डेल एक्स की वैल्यू ऑलवेज भी एन लैम्डा होनी चाहिए, और डेल एक्स की वैल्यू ये मैक्सिमा के लिए, किसके लिए मेरे पास, मैक्सिमा के लिए, बट मिनिमा के लिए डेल एक्स की वैल्यू ऑलवेज भी 2n प्लस ऑफ 1 इनटू लैम्डा बाय ऑफ 2 होना चाहिए, मतलब हमेशा ऑड टर्म जब भी आ रहा है तो क्या गिवन कर रहा होगा मेरे पास, मिनिमा गिवन कर रहा, ठीक है। ऑड टर्म नहीं, मतलब अगर रेशियो के फॉर्मेट में 1 बाय ऑफ 2, फिर एक बार 3 बाय ऑफ 2 आया, अगर मैं n की वैल्यू 0 पुट किया यहाँ पे तो ये लैम्डा बाय ऑफ 2 हो गया, ठीक है। और अगर एक प्योर नेचुरल नंबर का फॉर्मेशन आ रहा है तो वो मैक्सिमा रिप्रेजेंट कर, लेकिन आप देखो ये दोनों के बीच का जो सोर्स का डिफरेंस ही है,
वही मेरे पास कितना है, ये दोनों के बीच का जो पाथ डिफरेंस है वो मेरे पास कितना है 1.5 लैम्डा। मतलब मैं चाहे जो भी करूं ऑलवेज भी डेल एक्स की वैल्यू ऑफ मेरे पास कितनी रहेगी 3/2 लैम्डा एग्जैक्टली ऑफ रहेगा। तो मुझे सेकेंड की डायरेक्शन में कभी भी मैक्सिमम मिल ही नहीं सकता। मुझे मैक्सिमा तब मिलेगी जब मैं इस पॉइंट पे चला तो इक्वल ऑफ डिस्टेंस इधर से इक्वल डिस्टेंस ऑफ सेकेंड पॉइंट से है। ये मिड पॉइंट तो है दोनों का। अगर मिड पॉइंट की डायरेक्शंस पे मैं चला तो मुझे ऑलवेज भी पार्ट डिफरेंस कितना मिलेगा 0। मतलब ऑप्शन नंबर ऑफ 7 का कौन सा होगा मेरे पास ए। ऑलवेज भी मैक्सिमम मिलते चलेगा मतलब n की वैल्यू ऑफ 0 पुट करेंगे। पाथ नंबर 1 वो पॉइंट होगा जो मुझे ऑलवेज भी मैक्सिमम प्रोवाइड करके देगा। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अब जैसे इस क्वेश्चन पे हम देखें तो इस क्वेश्चन पे हमें क्या बोल रहा है, टू कोहेरेंट सोर्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d आर radiating in phase having wavelength lambda. A detector move in a big circle around the two sources in the plane of the two sources. The angular position of n is equal to 4. Interference maxima is given as। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पे बोल रहा है कि मेरे पास जब n की वैल्यू ऑफ 4 है तब वो मैक्सिमम जब गिवन कर रहा होगा तब करंट से एंगल पे होगा। बस ये चीज है, द एंगुलर पोजीशन ऑफ द मैक्सिमा की कंडीशंस को वो पूछ रहे हैं। ठीक, फॉर एग्जांपल मेरे पास वो ऐसा सर्कुलर पाथ है। एक एजम्पशंस मैं किया कि मेरे पास एक कंप्लीटली ऑफ ऐसा सर्कुलर पोजीशंस है। एक पोजीशन ऑफ S1 हुआ, एक पोजीशन ऑफ कौन सा हुआ मेरे पास S2। ठीक, और ये यहाँ से डिस्टेंस ऑफ कौन सा हुआ मेरे पास D। ठीक, एक पॉइंट ऑफ में ये कहा कि किसी एक पॉइंट पे मेरे पास मैक्सिमम मिल रहा। ठीक है, अब अगर ये हुआ तो यहाँ से एक पार्ट डिफरेंस आ रहा होगा। मेकिंग ऑफ एंगल दोनों के बीच का बहुत स्मॉल होगा तो ये थीटा कंसीडर करते हुए कि मेरे पास ये भी अप्रोक्सीमेशन जैसे ये थीटा है। ठीक है, तो अगर ये थीटा है तो हम लोग ये कंसीडरेशंस कर सकते हैं कि मेरे पास ये भी वैल्यूएशन जो होगी ये किसके आसपास होगी। अगर ये परपेंडिकुलर होगा इस पे तो मेरे पास ये कैसा होगा, अगर यहाँ पर ये परपेंडिकुलर हो गया ये थीटा हो गया तो ये वैल्यूएशन जो होगी वो कितनी हो गई मेरे पास डी कॉस थीटा। एक सिंपल सा फॉर्मेट आपको मालूम है, मैं इसे थोड़ा फिर से बना देता हूँ। ठीक, हम्म, चलो मैं ऐसे ही बना देता हूँ, कुछ इस तरह से हो। ठीक है, अब अगर ये है तो आपको मालूम है एक सोर्स S1 है और एक सोर्स कौन सा मेरे पास S2 है। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हो हमारे पास कितना है D है। किसी एक पॉइंट ऑफ P के लिए मैं काउंटिंग कर रहा हूँ तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस और यहाँ से इसकी डिस्टेंस की बात करें। ठीक है, एक जस्ट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ लाइन निकालें जो ये दोनों पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, मेकिंग ऑफ एंगल ऑफ मेरे पास इस लाइन मतलब S1 से S2 से S2 का ट्रेवलिंग ऑफ पाथ कम होगा, S1 का ट्रेवलिंग ऑफ पाथ ज्यादा होगा। तो एक परपेंडिकुलर लाइन जो S1P पे हो तो मेरे पास अगर ये थीटा है। ठीक, तो अगर ये थीटा है तो मेरे पास अब कंफ्यूजिंग पोर्शन रहेगा ना। ठीक है, अब अगर ये ऐसा है तो आप एक चीज देखो कि एक S1 हुआ और एक कौन सा हुआ S2 हुआ। ये दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर बहुत कम है तो मेरे पास एक लाइन ऑफ गई है जो ये दोनों तीनों से ऐसे ही एक मिड पॉइंट से ऑफ लाइन ऐसे गई है जो मेकिंग ऑफ एंगल थीटा पे ऐसा है। ठीक, तो अगर ये भी ऑफ थीटा है तो एक लाइन ऑफ इस तरह से मैं ड्रॉ किया तो ये परपेंडिकुलर है तो अप्रोक्सीमेशन ये भी परपेंडिकुलर है क्योंकि तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल। अगर ये थीटा पे बचा हुआ कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो उसी तरह से ये मेरे पास जो एंगल होगा ये 90 माइनस ऑफ थीटा होगा। ठीक,
अगर ये थीटा हो गया तो ये डिस्टेंस ऑफ मेरे पास हाइपोटेनसिस के जस्ट सामने वाली ये लाइन ऑफ कौन सी हो जाएगी मेरे पास, ये बेस हो जाएगी, और ये कौन सा हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो ये हो जाएगा d sin 90 माइनस ऑफ थीटा, जिसकी वैल्यूएशन ऑफ हमारे पास एक्चुअल में पार्ट डिफरेंस की वैल्यू जो होगी वो d cos थीटा है। ठीक, और आपको मालूम है कि एंगुलर पोजीशन n इज इक्वल टू 4 पे, जहां पे इंटरफेरेंस पे मैक्सिमा मिलना चाहिए, तो आपको मालूम है कि फॉर मैक्सिमा के लिए पार्ट डिफरेंस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, n लैम्डा। ठीक, तो बस आपका काम यहीं से बनता हुआ चला गया। n की वैल्यू आप 4 पुट कर दो, तो आपको यहां से दिखेगा कि cos थीटा इज इक्वल टू 4 लैम्डा अपॉन ऑफ d, और थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 4 लैम्डा बाय ऑफ कौन सा हो गया, स्मॉल d। बस यही एक पोजीशन है जहां पे आपको एंगुलर पोजीशन है, थीटा की वैल्यू cos इनवर्स 4 लैम्डा बाय ऑफ d होगा, वहीं पर आपको मैक्सिमा मिलेगा। मतलब ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा हो जाएगा, 8th का बी हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमें क्या बोल रहा है, टू कोहेरेंट सोर्स S1 and S2 are separated by a distance 4 times the wavelength lambda of sources. The source lie along कौन से में है, y axis, whereas a detector move along x axis, leaving the origin and far off points. The number of points where maxima are observed is। तो क्वेश्चन पे ऐसा बोल रहा है कि मेरे पास एक पॉइंट S1 है और एक पॉइंट ऑफ कौन सा है, S2। यहाँ पे S1 है और ये कौन सा मेरे पास S2। ये y एक्सिस के अलोंग कुछ ऐसा मेंशन किया हुआ है, और इस अलोंग में x एक्सिस है। ये डिटेक्टर के अलोंग ऐसा मूव करता हुआ मेरे पास जा रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि मेरे पास जब डिटेक्टर वो x एक्सिस के अलोंग जा रहा है तो मैक्सिमम कितना मूव मेरे पास, मैक्सिमम कितना काउंट कर सकता है। जबकि आपको मालूम है कि सबसे ज्यादा अगर मैं बात किया जाए कि यहाँ पे जो पार्ट डिफरेंस वो कितना मेरे पास 4 लैम्डा, तो d की जो वैल्यू है वो मेरे पास कितना, मतलब जो सेपरेशन वो कितना है, 4 लैम्डा है। ठीक, कितना है मेरे पास, 4 लैम्डा है, दोनों से के सोर्सेस के बीच का सेपरेशन ऑफ हमारे पास हमेशा कितना है, 4 लैम्डा। तो जो मुझे मैक्सिमम वैल्यू वो कवर करेगा, आप एक काउंट करते हो कि डेल x की वैल्यू कितना होना चाहिए, n लैम्डा होनी चाहिए। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे S2 पे ही होगे, कभी भी मुझे पार्ट डिफरेंस इससे ज्यादा नहीं हो सकता, ये दोनों सोर्स के डिफरेंस से। तो डेल x की वैल्यू कभी भी 4 लैम्डा से ज्यादा जा ही नहीं सकती है। तो आप एक चीज देखो कि n की वैल्यू ऑफ आपके पास, मेरे पास सबसे पहले यहाँ पर मिलेगी कितनी वैल्यू, 4 लैम्डा। फिर मेरे पास क्योंकि यहाँ पर 4 लैम्डा होगा, फिर जैसे जैसे इसकी डिस्टेंस बढ़ेगी, पहले 4 लैम्डा, फिर 3 लैम्डा, फिर 2 लैम्डा, और फिर और आगे चलते चला जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी मिलेगी मेरे पास, मैक्सिमम ऑफ कितना मिल सकता है मेरे पास, आप देखते चलो। तो ये वैल्यूएशन ऑफ जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी उस हिसाब से आपको मैक्सिमम मिलेगा। तो मैक्सिमम जो मिल सकता है वो कितना मिल सकता है आपके पास, जो मैक्सिमम मिलेगा वो आपके पास सिर्फ और सिर्फ कितना मिल सकता है, 4 मिल सकता है। क्योंकि अब पार्ट डिफरेंस ही आपके पास किसके इक्वल है, n लैम्डा के फॉर्मेट में n की वैल्यू 4 पुट करो, आपके पास उतने नंबर ही मैक्सिमा है। सेंट्रल मैक्सिमा को काउंट नहीं करना, n की वैल्यू ऑफ 0, जब ये दोनों लाइन ऑफ पैरेलल चल जाएंगी तो वो इनफाइनाइट पे जाके आपको सेंट्रल मैक्सिमा मिल रहा हो। तो ये हुआ एक थ्योरेटिकल पोर्शन हमारे समझने के तरीके के हिसाब से। लेकिन अगर मुझे यही चीज न्यूमेरिकली देखना हो तो इस चीज को मैं किस तरह से देखूंगा, इस पे भी हम फोकस करते हुए चले। चल देखें देखते हैं कि हम इसको किस तरह से देखेंगे और कहां पर से वैल्यू आनी स्टार्ट। ठीक है, मैं ये काउंटिंग करता हूं कि न्यूमेरिकली वो वैल्यू में से अगर मैं ये कहा कि तो जैसे इसको न्यूमेरिकली अगर देखना हो तो हम किस तरह से देखेंगे कि मेरे पास 4 से ज्यादा हो। ठीक, मैं ये काउंटिंग कर लेता हूँ कि किसी भी एक पॉइंट पे मैं यहाँ से एक डिस्टेंस ऑफ कवर करता हूँ कि ये डिस्टेंस ऑफ मेरे पास यहाँ पर है, इस पॉइंट ऑफ पी पे मुझे मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ पी ऐसे मूव करेगा और यहाँ से एक लाइन ऑफ ड्रॉ किया जो जस्ट ऑफ इस पे कैसा परपेंडिकुलर है पॉइंट ऑफ। ठीक,
आपको मालूम है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम S1P का जो स्क्वायर होगा वो एक्चुअल में कितना होगा मेरे पास S1 S2 का होल स्क्वायर प्लस हो S2P का कैसा हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की S1M जो है वही पार्ट डिफरेंस है। डेल x की वैल्यू मतलब S1M जो है वही पार्ट डिफरेंस मतलब इसकी वैल्यू n लेमडा से ज्यादा नहीं होगी मतलब n लेमडा के फॉर्मेट में होगी। तो S1P को अगर मैं चाहूं तो कैसा लिख सकता हूं S1M प्लस ओ कितना हो जाएगा MP का कैसा स्क्वायर इज इक्वल टू S1 इंटू कौन सा S2 जो है ये S1 S2 जो है ये कितना हो जाएगा 4 लेमडा का स्क्वायर प्लस हो S2P की जो वैल्यू है किसकी वैल्यू S2P की जो वैल्यू है मैं इसे ही कितना काउंटिंग कर लेता हूँ कि मेरा ट्रेवलिंग ऑफ पाथ xn है। अगर मैं इस लाइन को ऐसे परपेंडिकुलर दिखाया हूँ कि ये मेरे पास है तो MP की वैल्यू कितनी हो जाएगी xn। तो मैं इसे काउंटिंग कर लेता हूँ कि ये xn है और S1M की वैल्यू जो है वो मेरे पास किसके इक्वल हो गई n लेमडा प्लस हो MP की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई मेरे पास xn का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 लेमडा का स्क्वायर प्लस वो कौन सा हो गया xn का ये भी स्क्वायर हो गया और ये भी कौन सा हो गया स्क्वायर। ठीक। अब मुझे सिर्फ xn की वैल्यू फाइंड करना है कि कितने नंबर ऑफ मैक्सिमम मिलेगा। तो अगर मैं इसे सॉल्व करना स्टार्ट किया तो मुझे ये वैल्यू अब सबसे पहले कितनी देखने को मिलेगी देखो n स्क्वायर मतलब n लेमडा का होल स्क्वायर होगा सबसे पहले। फिर नेक्स्ट स्टेप में कितना x n का स्क्वायर और नेक्स्ट स्टेप में 2n लेमडा इंटू ऑफ x n इज इक्वल टू कौन सा हो जाएगा 4 लेमडा का स्क्वायर प्लस हो xn का कौन सा हो जाएगा स्क्वायर जहां पे एक्सएन स्क्वायर को कैंसिल आउट हो जाएगा और मुझे सिर्फ n लेमडा स्क्वायर माइनस ऑफ कितना सॉरी अगर मैं इस फॉर्मेट को दूसरे साइड लेके गया तो ये कितना हो गया 2n लेमडा डॉट ऑफ xn इज इक्वल टू 4 लेमडा का स्क्वायर माइनस ऑफ n लेमडा का क्या हो जाएगा मेरे पास स्क्वायर। और जहां से xn की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी मैं अगर इसको सॉल्व किया तो मेरे पास कितना हो जाएगा ये 16 लेमडा स्क्वायर माइनस ऑफ n स्क्वायर इंटू ऑफ कितना हो जाएगा लेमडा स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा 2n लेमडा। ठीक। तो एक लेमडा को मैं कॉमन ऑफ निकाल के कैंसिल आउट कर सकता हूँ तो मेरे पास जो xn की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 16 लेमडा माइनस ऑफ n स्क्वायर इनटू लेमडा और ये कितना हो जाएगा 2 है। अब अगर मैं देखूं तो n की वैल्यू ऑफ सबसे पहले मैं कितने से स्टार्ट करता हूँ 0 से स्टार्ट करूँ कि अगर 0 से स्टार्ट करना है या 1 से स्टार्ट करना है क्योंकि देखो 0 की जो वैल्यू वो सेंट्रल मैक्सिमा है जब पार्ट डिफरेंस ऑफ 0 हो जाएगा तो सेंट्रल मैक्सिमा है। तो x की वैल्यू अगर मैं 1 से काउंटिंग स्टार्ट की ठीक तो सबसे फर्स्ट ऑफ 16 लेमडा माइनस ऑफ कितना हो जाएगा मेरे पास ये लेमडा हो जाएगा अपॉन ऑफ कितना हो जाएगा 2 मतलब वो कितना हो जाएगा ये लगभग लगभग ऑफ मेरे पास हो जाएगा कितना 15 बाय ऑफ 2 लेमडा पहला ऑफ जो पार्ट डिफरेंस मिलेगा दूसरे में जो मिलेगा वो कितना हो जाएगा 16 लेमडा माइनस ऑफ 2 का स्क्वायर मतलब ऑफ मेरे पास 4 हो जाएगा ये 4 लेमडा बाय ऑफ 2 हो जाएगा 2 2 कितना हो जाएगा ये भी 4 हो जाएगा। तो मेरे पास ये भी मतलब कितना 12 बाय ऑफ 4 लेमडा आएगा मतलब ये भी एग्जिस्टेंस रहेगा। थर्ड ऑफ की वैल्यू ऑफ अगर मैं काउंटिंग करूं तो मेरे पास ये कितना हुआ 16 लेमडा माइनस ऑफ 9 लेमडा बाय ऑफ कौन सा हो जाएगा ये 6 हो जाएगा और एक फोर्थ ऑफ के लिए अगर मैं चलूं तो ये 16 लेमडा माइनस ऑफ 16 लेमडा अपॉन ऑफ 6 हो जाएगा मतलब जहां पे जाने के बाद फोर्थ डिफरेंस कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा मतलब अब इससे ज्यादा मेरे पास पॉसिबल ही नहीं है। तो आप काउंटिंग कर लो कि 4 3 2 1 वापस वही आंसर आ रहा है आपको बस वहां पर आंसर वो क्वेश्चन में दिया ही था बिना सॉल्व किए की कंडीशंस पे दिया हुआ वैल्यूएशन था। ठीक। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन के लिए हम लोग देखें तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है थ्री वेव्स ऑफ इक्वल फ्रीक्वेंसीज हैव एम्पलीट्यूड 10 माइक्रोमीटर 4 माइक्रोमीटर 7 माइक्रोमीटर्स arrive at a given point with successive phase difference कितना हमारे पास पाई बाय 2 है। जो फेज डिफरेंस की वैल्यू हमारे पास कितना है पाई बाय ऑफ 2 है।
द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टिंग वेव इन माइक्रोमीटर इज गिवन बाय, तो एम्पलीट्यूड जो होगा वो रिजल्टिंग वेव का किसमें, माइक्रोमीटर में कितना होगा, ये हमें वैल्यू को क्या करनी है, बतानी। तो एक चीज आप देखो कि 10 से क्वेश्चन में बोला 10 और 4 के बीच में पाई बाय 2 डिफरेंस है, सिमिलर 4 और 7 के बीच में जो पाई डिफरेंस है वो भी पाई बाय 2। तो एक सबसे सिंपल सा फॉर्मेट में पहले किसी भी ऑफ दो को काउंटिंग में ले लेता हूँ, ठीक। तो जैसे अगर मैं फर्स्ट ऑफ को काउंटिंग में लिया तो मुझे ये मालूम है कि a1 का स्क्वायर प्लस ऑफ a3 का स्क्वायर प्लस ऑफ 2a1 इंटू ऑफ a3 इंटू ऑफ cos थीटा। अब एक्चुअल में अगर मैं मान के चलता हूँ 10 और 4 के बीच का जो डिफरेंस है वो पाई बाय 2 का है, और 4 और 7 के बीच में जो है वो कितना, पाई बाय 2। तो टोटल 10 और 7 के बीच में कितने का हो गया फेज डिफरेंस, पाई का हो गया। तो मैं पहले ऑफ इसको काउंट कर लेता हूँ, तो a की जो वैल्यू है वो 10 का स्क्वायर प्लस ऑफ 7 का स्क्वायर प्लस ऑफ 2 इंटू 10 इंटू ऑफ 7 इंटू ऑफ कॉस ऑफ पाई हो गया। अगले स्टेप में स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो गया 100 प्लस ऑफ कितना हो गया 21 प्लस ऑफ ये कितना हो गया मेरे पास ये 20 और कितना हो गया 7 140 हो जाएगा। बट आप होल्ड करो cos पाई की वैल्यू -1 होता है, ये माइनस का 140 हो गया, जहां पर से आप ये देख सकते हो कि ये वैल्यूएशन ऑफ कितनी होगी, सॉरी 7 का होल स्क्वायर है ना, ये 49 होगा ना, मुझे ध्यान नहीं है 7 का होल स्क्वायर है, ये कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। तो अगर आप इसे देखोगे तो पूरा आंसर ऑफ 9 आया। तो ए की जो वैल्यू आ रही है एम्पलीट्यूड अभी जो आया है फर्स्ट ऑफ इंटरफेरेंस में, वो स्क्वायर रूट 3, सॉरी स्क्वायर रूट 3 बोल रहा हूँ, मतलब 3 माइक्रोमीटर आया। कितना आया है, ए की जो वैल्यू है वो 3 माइक्रोमीटर है, ठीक। अब ये इंटरफेरेंस करेगा किसके साथ, 4 के साथ। ये दोनों के बीच में फेज डिफरेंस ऑफ मेरे पास देखो एक इस तरह से है और एक इस तरह से, दोनों के बीच का रिजल्टेंट ऑफ फेज डिफरेंस पाई था। तो ये तो कोई इंपैक्ट नहीं रखेगा। जो थर्ड अभी भी सेकंड है वो तो अभी भी वर्टिकल है। ये दोनों आपस में इसी दूसरे में, ये दोनों का मेरे पास जो रिजल्टेंट भी आएगा वो इसी साइड कहीं पर आएगा एंगल बनाता हुआ। मतलब अभी भी जो एंगल होगा A2 और ये रिजल्टेंट A के बीच में वो कितने डिग्री का होगा, पाई बाय 2 का ही होगा, ठीक। तो अगर मैं देखूं कि मेरे पास रिजल्टेंट ऑफ फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, a का स्क्वायर प्लस ऑफ a2 का स्क्वायर प्लस ऑफ 2a इंटू ऑफ a2 इंटू ऑफ कौन सा हो जाएगा, cos पाई बाय ऑफ 2 हो जाएगा, जहां से मेरे पास इसकी वैल्यू ऑफ कितनी हुई, एम्पलीट्यूड ऑफ a की जो वैल्यू वो 3 का स्क्वायर प्लस ऑफ a2 का जो स्क्वायर होगा वो मेरे पास कितना हो गया यहाँ पर से 4 का स्क्वायर प्लस ऑफ 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस पाई बाय 2 की वैल्यू 0 हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में a की जो वैल्यू होगी 3 का स्क्वायर ऑफ कितना हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर 16, मतलब a की जो वैल्यू आएगी वो 5 आएगी। मतलब जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा वो कितना आ जाएगा, 5 माइक्रोमीटर की वैल्यू ऑफ आएगी। कंफर्म, यही माइक्रोमीटर में तो पूछा ही था आंसर। तो 10th का जो ऑप्शन करेक्ट है वो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलें। अब जैसे इस क्वेश्चन पे हम लोग क्या देखें, इसमें क्या बोला है हमें, टू आइडेंटिकल रेडिएटर हैव अ सेपरेशन ऑफ d इज इक्वल टू लैम्डा बाय ऑफ 4, ठीक। उसके बाद क्या बोल रहा है, वेयर लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव emitted by of emitted by either source, the initial phase difference between the source is pi by 4। मतलब जो इनिशियल फेज डिफरेंस है वही मेरे पास कितना, दोनों सोर्सेस में पाई बाय 4 है। then the intensity on the screen at distant point situated at an angle theta is equal to कितना मेरे पास 30 डिग्री from the radiator is here I naught is the intensity at that point due to the one radiator alone, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन पे बोल रहा है कि मुझे इंटेंसिटी की वैल्यू ऑफ कितनी होगी, अगर एक इंडिविजुअल है तब उसकी इंटेंसिटी ऑफ कितनी मेरे पास आई नो। तो एक्चुअल में इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है हमें वो मालूम है कि I1 प्लस ऑफ I2 प्लस ऑफ कितना होता है 2 स्क्वायर रूट I1 इंटू ऑफ कौन सा होगा I2 इंटू ऑफ कितना लिखते हैं हम लोग cos 5/2 लिखते हैं। अगर ऐसा कंसीडरेशन हम लोग करें कि cos 5 लिखते हैं, ठीक है। अगर मेरे पास इस सभी वैल्यूएशन को सेम करने की बात कर रहा है तो यहाँ पर से हम इसे I0 प्लस ऑफ इसको भी I0 लिख लेते हैं।
प्लस ऑफ 2 आई नॉट हो जाएगा इंटू ऑफ कॉस फाई हो जाएगा और यहाँ पर से वैल्यूएशन ऑफ कितनी हो जाएगी 2 आई नॉट 1 प्लस ऑफ कॉस फाई और अगर मैं इस चीज को और ज्यादा ऑफ इम्प्लीमेंट करूं तो ये हो जाएगा 1 प्लस ऑफ 2 कॉस स्क्वायर 5 बाई ऑफ 2 माइनस ऑफ 1 और ये टर्म्स ऑफ कैंसिल आउट हो गया तो आई इज इक्वल टू 4 आई नॉट और ये हो गया cos स्क्वायर 5 बाई ऑफ 2 ठीक है। अब ये चीज हुआ तो मतलब मुझे फेज डिफरेंस भी फाइंड करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पार्ट डिफरेंस है वो मुझे d cos थीटा है जबकि वो पॉइंट ऑफ जहां पे एक्यूरेट ऑफ रखा हुआ है वो एंगल कितना मेरे पास 30 डिग्री तो cos 30 डिग्री हो जाएगा और d की जो वैल्यूएशन क्वेश्चन में गिवन है वो मेरे पास कितना है लेमडा बाय ऑफ 4 प्लस इंटू कौन सा हो जाएगा cos 30 डिग्री cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास cos 30 की जो वैल्यू होगी वो हमारे सॉरी 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 पार्ट डिफरेंस बोला है ना सॉरी यहाँ पर से पार्ट डिफरेंस की वैल्यू जो है मेरे पास कैसा है पार्ट डिफरेंस जो होगा वो d sin कितना हो जाएगा 30 डिग्री ठीक है d की वैल्यू लेमडा बाय 4 sin 30 की वैल्यू 1 बाय 2 मतलब लेमडा बाय ऑफ कितना हो जाएगा हमारे पास 8 हो जाएगा ठीक है। अब अगर ये हो गया लेमडा बाय ऑफ 8 अब क्वेश्चन पे जो बोल रहा है कि मेरे पास दोनों सोर्सेस है पार्ट डिफरेंस है इनिशियल फेज डिफरेंस दोनों सोर्स के बीच में पहले से ही जो है वो पाई बाय 4 मतलब मुझे सब एंगल के फॉर्मेट में चाहिए तो फाई की वैल्यू पहला इनिशियल फेज डिफरेंस पाई बाय 4 प्लस हो पार्ट डिफरेंस के कारण जो फेज डिफरेंस आया होगा वो 2 पाई बाय ऑफ लेमडा इनटू डेल एक्स मतलब लेमडा बाय ऑफ कितना हो जाएगा 8 लेमडा लेमडा कैंसिल और ये 2 इससे कैंसिल आउट होगा 4 तो फाई इज इक्वल टू पाई बाय 4 प्लस ऑफ कितना हो गया पाई बाय ऑफ 4 जिसकी वैल्यूएशन हो गई पाई बाय ऑफ 2 तो यहाँ से आई की जो वैल्यू होगी वो 4 आई नॉट इनटू cos स्क्वायर और अगले स्टेप में जो वैल्यूएशन होगी पाई बाय 2 इन द सेंस ऑफ 90 डिग्री तो 90 का हाफ ऑफ कितना हो जाएगा मेरे पास पाई बाय 4 हो जाएगा तो i इज इक्वल टू 4 आई नॉट और cos पाई बाय 4 की वैल्यू ऑफ होती 1 बाय ऑफ रूट 2 और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर तो i की जो वैल्यू होगी वो 4 आई नॉट और डिवीजन में 2 हो गया ये कैंसिल आउट हो गया 2 हो गया तो इंटेंसिटी की जो वैल्यू होगी वो 2 टाइम्स ऑफ हो जाएगी ऑप्शन नंबर 11 का जो करेक्ट होगा वो कौन सा होगा बी हो जाएगा ठीक है। चल फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं जैसे इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है कॉलम फर्स्ट सो द ऑप्टिकल डिवाइस ऑन व्हिच पैरेलल रे फॉल कॉलम 2 सो द शेप ऑफ इमर्जेंट वेव फ्रंट मैच देम ठीक इसमें मैच द कॉलम ऑफ करना है आपको सिंपल से समझने की बात देखो एक्चुअल में ये जो ग्राफ है ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है इसमें अगर ऑप्शंस के हिसाब से देखा जाए तो इसके शेप में थोड़ा सा चेंजेस होना चाहिए था कि मतलब ये हल्का सा ऐसा नीचे दिखता हुआ दिखेगा ठीक है। तो देखिए जो सबसे फर्स्ट में आपके पास जैसे ये लाइट ऑफ सरफेस को छोड़ रही तो ये तो एक ट्रांसमिट ऑफ आगे होते चला जा रहा है तो ये आपके पास धीरे धीरे कैसा हो जा रहा है डाइवर्जिंग ऑफ वेव फ्रंट दिख रहा होगा मतलब मेरे पास ए के लिए जो दिखेगा वो एस दिख रहा होगा सिमिलर हो अगर मैं सी के लिए देखूं तो सी के लिए मुझे कैसा दिख रहा होगा एक कन्वर्जेंट ऑफ देखने के लिए मिलेगा जो मेरे पास कैसा होगा सी के लिए क्यू हो जाए और बी के लिए अगर देखा जाए तो ये लाइट लगभग लगभग ऐसे जानी चाहिए थी तो एक पैरेलल वेव फ्रंट ऑफ इस तरह से देखने को मिलेगा जहां पर से बी के लिए हमें कौन सा होना था आर होना था नीचे वाली रे हल्की डाइवर्ट होनी चाहिए थी लेकिन ठीक है जो भी बनाया है उसके हिसाब से तो फिर कोई ऑप्शन ही नहीं मैच हो रहा है और अगर डी के लिए अगर देखा जाए तो डी के लिए सबसे फर्स्ट ऑफ में मेरे पास यहाँ पर देखा जाए तो ये कैसा है मेरे पास डाइवर्जिंग है और उसके बाद वो कैसा है मेरे पास कन्वर्जेंट के फॉर्मेट में है तो डी के लिए भी अगर ऑप्शंस की मैचिंग की जाए तो मेरे पास सबसे लास्ट पे जो वेव फ्रंट है वो कैसा है मेरे पास कन्वर्ज करता हुआ है धीरे 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 इस तरह का फॉर्मेट करता हुआ है उसके बाद ये फिर कैसा होते गया है डाइवर्ज होते गया है मतलब मेरे पास डी का जो ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा पी हो जाएगा ठीक है। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑफ क्वेश्चंस पे हम लोग चलते हैं इसका सीक्वेंस मैं इधर लिख दिया हूँ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमें क्या बोल रहा है ये कॉमन डाटा क्वेश्चन है 13 और 14 की वैल्यूएशन ऑफ एप्रॉक्स सेम रहेगी
ठीक है, 13, 14 और 15 तक के आसपास का ये सेम ही रहेगा। इसमें क्या क्वेश्चन बोल रहा है, द फिगर शो ए सरफेस, द फिगर शो ए सरफेस एक्स वाई सेपरेटिंग टू ट्रांसपेरेंट, separating two transparent medium, media 1 and media 2. The line AB and CD represent wavefront of a light wave traveling in medium first and incident on XY. The line EFGH represent wavefront of the light wave in medium 2 after refraction. लाइट ट्रेवल एज ऑफ, मेरे पास क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किस मीडियम से किस मीडियम में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। मेरे पास लाइट ट्रेवल एज ऑफ कैसा है, मेरे पास पैरेलल बीम ईच मीडियम ऑफ के फॉर्मेट में कंसीडर करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो मेरे पास कैसा कन्वर्जेंट बीम इन ईच मीडियम है, नहीं। कन्वर्जेंट भी नहीं है, डाइवर्जेंट नहीं है, डाइवर्जेंट बीम इन वन मीडियम एंड कन्वर्जेंट बीम अदर मीडियम, नहीं। अगर लाइट ऑफ पैरेलल है तो एक चीज आप समझिए कि लाइट कुछ इस तरह से आई होगी और इस सरफेस में आने के बाद अपने पास से हल्का सा चेंज करते हुए वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शंस पे ही लाइट हमेशा ट्रेवल करती है। तो ये लाइट हमेशा पैरेलल बीम इन ईच मीडियम पे है, ठीक है। कहीं पर भी डाइवर्जेंट और कहीं पर भी कन्वर्जेंट नहीं है। तो 13 का जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो ए होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, द फेस ऑफ लाइट वेव सी डी it C D E and F are phi C, phi D, phi E and phi F represent respectively. It is given that phi C is not equal to phi F. ठीक है, अब आपके पास कॉमन डाटा क्वेश्चन है तो मैं इसको यहां से वहां पर ले चलता हूं। मैं इसे कॉपी कर लेता हूं यहां से। एक ये हुआ, एक सेकंड, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी ये कॉपी होने का ऑप्शन नहीं आ रहा है इसमें, ठीक है। लेकिन कैसा है थोड़ा उसको देखते हैं। क्या बोल रहे हैं, द फिगर शो ए सरफेस एक्स वाई सेपरेटिंग ऑफ टू ऑफ कंडीशंस पे, एक ऊपर साइड ए बी है, नीचे साइड सी डी है, फिर ई एफ है, फिर जी एच। तो मैं इसी फॉर्मेट को वापस से देखना स्टार्ट करता हूँ। तो मेरे पास कुछ इस तरह से मैं इसको ड्रॉ करते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास इस तरह से अगर मैं इसको ड्रॉ किया तो ये मेरे पास ए बी सी डी, ये ए बी है और ये कौन सा सी डी है। उसके बाद वो कौन सा है, मेरे पास ई है और एफ है और ये कौन सा है, जी है और एच है, ठीक है। तो देखिए क्या बोल रहा है, द फेस ऑफ लाइट वेव सी डी ई एंड एफ, ई एंड एफ आर phi C, phi D and phi E, ठीक, and phi F respectively. It is given that phi C is not equal to phi F, ठीक, phi C cannot be equal to phi D। तो ये चीज क्वेश्चंस में बोल रहा है कि मेरे पास यहाँ पर से रिलेशनशिप दिया है कि सी डी ई एंड एफ, मतलब ये दो लाइंस के लिए बोल रहा है, जहाँ पे एंगल ऑफ फाई सी की बात कर रहा है, फाई डी की बात कर रहा है, फाई ई की बात कर रहा है एंड फाई एफ की बात कर रहा है, ठीक है। और क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि फाई सी इज नॉट इक्वल टू कौन सा, मेरे पास फाई एफ के इज नॉट इक्वल टू है, ऐसा क्वेश्चन में मेंशन है। और क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन है फाई सी कैन नॉट बी इक्वल टू फाई डी है, ठीक है। तो मेरे पास ऐसा नहीं है कि मेरे पास फाई सी की वैल्यू कैन नॉट इक्वल टू फाई डी है। दूसरे स्टेप में क्या बोल रहा है, फाई डी कैन बी इक्वल टू फाई ई है। नेक्स्ट स्टेप में कौन सा बोल रहा है, फाई डी माइनस ऑफ फाई एफ इज इक्वल टू ओ। मेरे पास देखिए एक सिंपल सी बात समय आप समझने की कोशिश करो, मेरे पास फाई सी की जो वैल्यू होगी वो फाई डी के इक्वल होगी, एक सिंपल सा। और फाई एफ की वैल्यू जो है वो फाई ई की वैल्यू के इक्वल होगी, क्योंकि ये दोनों अगर एक दूसरे के पैरेलल ऑफ में है, मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब दोनों सेम फेस पे होंगी। यहाँ पर से जितनी भी ऑफ लाइट्स निकलेंगी उनका सबका वेव फ्रंट ऑफ सेम ही है, ठीक। तो मेरे पास ये मालूम है कि फाई डी माइनस ओ फाई एफ की जो वैल्यू होगी
ये दोनों के जो एंगल डिफरेंस होगा वो मेरे पास इक्वल होगा किसके, फाइ सी माइनस ऑफ फाइ ई के। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइ ई है ये, एक्चुअल में मुझे लगता है ऐसा, फाइ सी कैन नॉट बी इक्वल टू फाइव डी, नहीं ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, और फाइ डी कैन नॉट इक्वल टू फाइ ई। तो ये चीज तो ठीक है, मुझे एक्चुअल में जो आंसर मिलेगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है स्पीड ऑफ लाइट इज, ठीक, द सेम इन मीडियम वन एंड मीडियम टू, नहीं लार्जर इन मीडियम वन एंड मीडियम टू। तो स्पीड ऑफ लाइट मुझे सिंपल से बताना है, तो एक चीज आप समझने की कोशिश करिए, जहां पे डायग्राम है वहां पे हम लोग चलते हैं, कॉमन डाटा क्वेश्चन है। तो अगर मैं यहाँ पर से इस पे फोकस ऑफ किया, तो मुझे ये समझ में आया कि लाइट कुछ इस तरह से ट्रेवल करते हुए यहाँ पे आई होगी, यहाँ पे एक नॉर्मल लाइट हुआ होगा जो कि सरफेस के कैसे इसके नॉर्मल के पास चला गया होगा। तो मुझे ये समझ में आया कि मेरे पास जिधर एंगल ज्यादा है, अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ, मुझे अगर ये कहा जाए कि जिस साइड ऑफ नॉर्मल से ज्यादा दूर है उधर की वेलोसिटी ऑफ ज्यादा होगी, और जिधर नॉर्मल के पास है उधर की वेलोसिटी ऑफ कैसी होगी, मेरे पास कम होगी। तो वेलोसिटी ऑफ सेकंड मीडियम डेंसर मीडियम में, जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है तो नॉर्मल के कहाँ हो जाती है, पास में आ जाती है। तो मतलब मीडियम ऑफ फर्स्ट की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 हो, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ म्यू2 इज ग्रेटर देन ऑफ कौन सा, म्यू1 है। मतलब म्यू1 की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 से कम है, और आपको मालूम है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ कैसा होता है, वेलोसिटी होता है। तो v1 की वेलोसिटी ऑफ ज्यादा होगी और v2 की वेलोसिटी ऑफ कैसी होगी, कम होगी। तो यहाँ पर से अगर मैं देखा तो मेरे पास यहाँ पर से ये देखिएगा कि मुझे जो ये है द सेम इन मीडियम वन एंड मीडियम टू में सेम नहीं होगा, लार्जर इन मीडियम ऑफ किस में होगा, वन में, और स्मॉलर होगा मीडियम टू में। तो 15 का जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो ऑप्शन नंबर हो बी होगा। तो आई होप आपको यहाँ तक चीजें समझ में आई होगी, आप इसे प्रैक्टिस करिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।